टाइम ट्रैवल सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। क्या हो अगर आपको पावर मिले कि आप टाइम में पीछे जाकर अपनी सभी गलतियों को ठीक कर पाओ, या फिर ऐसी पावर जिसमें किसी भी दुर्घटना को होने से पहले ही आप टाइम में पीछे जाकर रोक पाओ। पर बस शर्त इतनी होगी कि आप ये पावर तभी यूज कर पाओगे जब वो दुर्घटना या तो हो चुकी हो या फिर तुम्हारी आंखों के सामने होने वाली हो। ऐसी ही कुछ कहानी है हमारी इस एनीमे की। जो एनीमे आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसका नाम है इरेज्ड, और जापान में इसे बोकू दाकेगा इनाइमाची के नाम से भी जाना जाता है। इरेज्ड एक जापानीज एनिमेटेड टीवी सीरीज है जो राइटर केई सानबे की मांगा पर बेस्ड है। अगर आप लोगों को टाइम ट्रैवल, मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल और साथ में थोड़ी कॉमेडी, ये सब चीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ये एनीमे आपको 101% देखनी चाहिए। वैसे तो इस एनीमे का जो प्लॉट है और जो थीम सेट किया गया है वो थोड़ा सा डार्क टोन पर जाता है, पर साथ में बीच बीच में कहीं कहीं पर जोक्स भी हैं जिससे आप थोड़ा सा लाइट भी फील करोगे और बोर फील नहीं करोगे। इस एनीमे में टोटल 12 एपिसोड्स हैं, तो मैं आपके लिए हर वीडियो में एक एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये कहानी शुरू होती है सन 2006 में, और एनीमे के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सातोरू फुजिनुमा, जो कि एक पिज़्ज़ा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो रोज़ की तरह सातोरू पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी के लिए जा रहा होता है, पर रास्ते में अचानक से एक ट्रक उसके साइड से गुजरता है। उस ट्रक के गुजरते ही सातोरू को पता नहीं क्या फील होता है, वो अंदर से घबरा जाता है और सब कुछ लाल सा होकर वहीं पे पॉज हो जाता है। इसके बाद वो खुद को वहीं पाता है जहाँ से वो थोड़ी देर पहले गुजर चुका था, और हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो टाइम में 5 या 10 मिनट पीछे आ गया था। जो चीज़ें वो पहले देख चुका था और जिस रास्ते से वो पहले जा चुका था वही रास्ता उसे फिर से दिखने लगता है, और चीज़ें दोबारा होती हैं तो वो घबरा जाता है और मन ही मन कह रहा होता है कि रिवाइवल फिर से हो गया। अब ये रिवाइवल क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। इसके बाद वो आसपास अपने देखने लगता है कि गड़बड़ कहाँ पर है, कहाँ पर वो गलती है जो उसे सुधारने के लिए वो टाइम में पीछे आया है। और तभी वो ट्रक फिर से उसके पास से गुजरता है, तो सातोरू फटाफट से अपना स्कूटर घुमाता है, उस ट्रक का पीछा करने लगता है और उस ट्रक ड्राइवर को चीख चीख कर आवाज़ मारता है और ट्रक को रोकने के लिए कहता है। पर ट्रक के साइड मिरर में उसे दिखता है कि ट्रक ड्राइवर बिल्कुल ही बेहोश पड़ा है और उसके इतना चिल्लाने पर भी वो होश में नहीं आ रहा है। ट्रक ड्राइवर का इस तरह से पीछा करते हुए और उस पर चिल्लाते हुए सातोरू की एक कलीग उसे देख लेती है। इस लड़की का नाम होता है आयरी कातागिरी, और ये एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम में उसी शॉप पर काम करती है। वहीं दूसरी तरफ सातोरू को सामने की तरफ एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है। सातोरू उस ट्रक ड्राइवर को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर ट्रक ड्राइवर नहीं उठ रहा होता है। तो सातोरू खुद ही अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील की तरफ बढ़ाकर उस ट्रक की डायरेक्शन को मोड़ने की कोशिश करता है, और काफी मुश्किल के बाद एंड वक्त पर उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पहुंचता है और वो स्टीयरिंग व्हील घुमाकर ट्रक की डायरेक्शन को मोड़कर उस बच्चे को बचा लेता है। पर इस सब के चक्कर में सातोरू खुद एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, और इसके अगले सीन में हम देखते हैं सातोरू की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां वो आयरी कातागिरी को अपने पास बैठा हुआ देखता है और वो उसे बताती है कि तुम 2 दिन से बेहोश थे। और साथ में वो उसे ये भी बताती है कि पहले उसे लगता था कि सातोरू एक बहुत ही बोरिंग और सड़ू सा रहने वाला इंसान है जो अकेले ही खुश रहता है, पर अब उसे सातोरू की एक नई साइड देखने को मिली जहां सातोरू ने अपनी जान की परवाह करते हुए बिना उस बच्चे की जान बचाई। साथ में कातागिरी उसे बताती है कि जो ट्रक ड्राइवर था उसे ड्राइविंग करते दौरान ही हार्ट अटैक आया था और उसकी डेथ हो गई थी। और साथ में वो उससे पूछती है कि तुमने ये कैसे नोटिस किया कि उस ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ गड़बड़ है, जिस पर सातोरू बहुत ही रिलैक्स होकर बोलता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। इसके बाद अगले सीन में हम सातोरू को एक टैक्सी में बैठकर घर जाते हुए देखते हैं, और सातोरू मन ही मन में कुछ सोच रहा होता है, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि जब भी सातोरू के आसपास कुछ भी बुरा होने वाला होता है या हो चुका होता है तो वो अपने आप ही टाइम में 5 या 10 मिनट पीछे चला जाता है, जैसे कि कोई चाहता हो कि जो गलत हुआ है वो सातोरू टाइम में पीछे जाकर ठीक कर दे। और इसी फिनोमिना को सातोरू रिवाइवल कहता है, और जब भी ये रिवाइवल होता है तो सातोरू अपने आसपास देखने लगता है कि कहाँ गड़बड़ है, और ऐसा करके इसने ना जाने अब तक कितने लोगों की जान बचाई है, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। इसके बाद अगले सीन में हम सातोरू को अपने घर में देखते हैं, जहां वो अपनी मॉम को देखता है और थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली सातोरू काम के सिलसिले में अपने असली घर से दूर यहाँ एक रेंट पर फ्लैट में रह रहा होता है, पर क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसकी मॉम यहाँ उसका ख्याल रखने आई हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीवी पर एक बच्चे के मिसिंग होने की न्यूज आ रही होती है।
ये देखकर सातोरू की मॉम उससे पूछती हैं कि क्या उसे याद है जब वो 5th ग्रेड में था तब भी उसके पड़ोस में ऐसा ही कुछ हुआ था और उस समय उसकी जिंदगी भी खतरे में थी, पर ऐसा कुछ भी सातोरू को याद नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सातोरू अपने रूम में जाकर सोच में पड़ जाता है कि उसकी मॉम आखिर किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी। फिर उसे धुंधला धुंधला सा याद आता है कि जब वो 5th ग्रेड में था तब ऐसे ही उसके 2 क्लासमेट गायब हो गए थे। उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं। जब वो बहुत छोटा था तो काफी शाय हुआ करता था और एक दिन उसे प्लेग्राउंड में एक लड़का मिला जिसका नाम जुन शिरोतोरी था और उस दिन के बाद से वो लड़का रोज सितारू के साथ खेलने लगा और सातोरू उसे यूकी बुलाया करता था। यूकी सातोरू को हमेशा कहा करता था कि निडर बनो, अगर तुम निडर हो, तुम ब्रेव हो तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद सातोरू बताता है कि उसके दोनों क्लासमेट्स के गुम होने के 6 महीने बाद यूकी को उनके किडनैपिंग के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे मार दिया गया। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातोरू और उसकी मॉम मार्केट से कुछ सामान लेकर घर वापस आ रहे होते हैं और कुछ देर चलने के बाद अचानक से सातोरू का रिवाइवल हो जाता है और वो 5 मिनट पीछे चला जाता है और रास्ते में जो कुछ भी हो चुका था वो फिर से रिपीट होने लगता है और सातोरू हमेशा की तरह हर चीज को ध्यान से नोटिस करने लगता है कि इस बार उसे किसे बचाना है, पर उसे इस बार कहीं भी कुछ गलत नहीं दिखता। वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आपने यहाँ आसपास कुछ भी वियर्ड होता हुआ नोटिस किया, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा सातोरू किस बारे में बात कर रहा है। क्योंकि सातोरू ने आज तक अपनी रिवाइवल वाली बात किसी से भी शेयर नहीं करी होती है, इसलिए उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है। पर तभी सातोरू की मॉम को याद आता है कि उसने ऐसा ही कुछ तब भी कहा था जब सातोरू एक छोटा बच्चा था और वो भी इधर उधर देखने लगती हैं। तभी वो नोटिस करती हैं कि एक अजीब सा आदमी एक छोटी सी बच्ची को लेकर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और फिर वो आदमी उस बच्ची को लेकर एक वैन की तरफ जाने लगता है, पर सातोरू की मॉम उस पर नजरें गड़ाए रखती हैं। तो फिर वो आदमी वैन में बैठकर वहां से चला जाता है और उस बच्ची को वहीं छोड़ जाता है। तभी वहां पर कातागिरी आ जाती है और सातोरू की मॉम उसे अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करती हैं। इसके बाद वो सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर सातोरू की मॉम उससे पूछती हैं कि क्या वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जिस पर सातोरू कहता है कि नहीं, वो सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद सातोरू कातागिरी को उसके घर पर ड्रॉप करने जा रहा होता है। इसके बाद जब वो अपने फ्लैट वापस आता है तो उसकी मॉम उससे कहती हैं कि जब वो दिन में मार्केट से वापस आ रहे थे तो शायद सातोरू ने अनजाने में एक बच्चे को किडनैप होने से बचा लिया और ये सुनकर सातोरू हैरान रह जाता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सातोरू एक बुक स्टोर में एक पुराना सा आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल में उसके 5th ग्रेड के दौरान हुए 2 बच्चों की किडनैपिंग वाले किस्से के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि जुन शिरातोरी ने 2 बच्चों को किडनैप करके उनका मर्डर किया था, जिसकी वजह से जब वो पकड़ा गया तो उसे सजाए मौत हुई। साथ ही उन किडनैप करे गए बच्चों में से एक का नाम भी दिखाई देता है जो कि कायो हिनाजुकी था और ये नाम पढ़ते ही उसे बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। जैसे कायो उसकी एक क्लासमेट थी जो कि हमेशा ही अकेली रहा करती थी और सातोरू ने उसे एक बार स्कूल से घर जाते वक्त पार्क में अकेले खड़ा देखा था, पर क्योंकि उन्होंने आपस में कभी बात नहीं करी थी तो सातोरू उसे वैसे ही वहाँ खड़ा छोड़कर अपने घर चला जाता है। और वो दिन आखिरी दिन था जब सातोरू ने काया को आखिरी बार देखा था, क्योंकि उसी रात वो गायब हो गई और बाद में उसकी डेड बॉडी मिली, जिसकी वजह से सातोरू बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था और खुद को कोसता रहता था कि काश अगर उसने उसे पूछा होता और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहा होता तो आज कायो जिंदा होती। इसके बाद अगले सीन में हम सातोरू की मॉम को शॉपिंग करते हुए देखते हैं और वो उसी आदमी के बारे में सोच रही होती हैं जो उन्हें कल उस बच्ची के साथ दिखा था और वो ये सोच रही होती हैं कि सच में वो आदमी उस बच्ची को किडनैप करने ही जा रहा था, पर शायद उनके घूर घूर कर उसे देखने से उसने अपना माइंड बदल दिया। और साथ ही वो ये भी सोच रही होती हैं कि जैसे ही उन्होंने उसे देखा तो उसने एकदम से अपना चेहरा भी छुपाया था जैसा कि वो उन्हें जानता हो। सातोरू की मॉम को ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने उस आदमी को पहले कहीं देखा था, पर उन्हें याद नहीं आ रहा होता है कि कब और कहां। तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आता है और हम देखते हैं कि वो एक पुराना आर्टिकल पढ़ रही होती हैं जिसके मुताबिक जुन शिरातोरी के पकड़े जाने के बाद भी उन बच्चों की किडनैपिंग और मर्डर का सिलसिला रुका नहीं था, जिसकी वजह से ये थ्योरी सामने आई थी कि जुन शिरातोरी असलियत में वो किलर था ही नहीं। और अब शायद सातोरू की मॉम को पता चल चुका था कि असली किलर कौन था और ये सोचते ही वो घबरा जाती हैं कि अब तक उस आदमी ने न जाने कितने बच्चों को किडनैप और मर्डर किया होगा। इसके बाद वो जल्दी से अपने घर जाती हैं और सोचती हैं कि ये सब उन्हें सातोरू को बताना चाहिए, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि सातोरू की मॉम की पीठ में कोई छुरा मार देता है और सातोरू की मॉम जमीन पर गिर जाती हैं और उस आदमी का चेहरा देखते हुए सोचती हैं कि वो सही थी। वो सोचती हैं कि ये किलर वही है और वो सातोरू का बचपन याद करने लगती हैं और उन्हें रिग्रेट हो रहा होता है कि काश उन्होंने सातोरू की बात का यकीन कर लिया होता कि यूकी किलर नहीं है,
वो अपने हाथ से अपना फ़ोन उठाने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि मरने से पहले वो सातोरू को किलर के बारे में बता दें। पर सातोरू की मॉम के फ़ोन उठाने से पहले वो किलर उनका फ़ोन उठा लेता है और सातोरू की मॉम वहीं पर दम तोड़ देती हैं। तभी सातोरू भी अपने काम से लौटकर घर पहुंच ही गया होता है कि रास्ते में उसे एक अजीब सा आदमी उसके साइड से निकलता हुआ उसे दिखता है। सातोरू देखता है कि उसके रूम का दरवाज़ा खुला पड़ा है और अचानक से अंदर जाकर वो अपनी मॉम को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखता है। वो थोड़ा घबराता है और कहता है कि मॉम मजाक मत करो, पर वो जब पास जाकर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो बहुत ज़ोर से चीखता है और तभी वहाँ पर उसकी मकान मालिक आ जाती है और उसकी मॉम की लाश के पास सातोरू को उनके खून में रंगा देखकर मकान मालकिन को ऐसा लगता है कि सातोरू ने ही अपनी मॉम का मर्डर किया है। वो भी बुरी तरह से डर जाती हैं और पुलिस को बुला लेती हैं। पुलिस वाले सातोरू को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। सातोरू उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने अपनी मॉम का मर्डर नहीं किया, बल्कि वहाँ पर एक अजीब सा आदमी था जो उसके आने से पहले यहाँ से गुजरा था, पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। तो सातोरू वहाँ से बहुत ज्यादा घबरा कर भागने लगता है और अगले ही पल में उसकी आंखें एक अनजान जगह पर खुलती हैं जहाँ उसे सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, पर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा होता कि ये जगह कौन सी है। वो खुद से सवाल पूछता है कि क्या ये रिवाइवल है, और तभी उसके पास से उसे एक बच्चा भागता हुआ दिखाई देता है। वो मन में कहता है कि शायद वो इस बच्चे को भी जानता है, पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि ये है कौन। तभी वो भागते भागते उसके साथ एक एलिमेंट्री स्कूल पहुंचता है जहां पर सन 1988 लिखा होता है और हम देखते हैं कि सातोरू तो 5th ग्रेड का एक छोटा बच्चा होता है। यानी कि दोस्तों, सातोरू इस बार रिवाइवल के थ्रू 5 या 10 मिनट नहीं बल्कि पूरे 18 साल पीछे आ जाता है। शायद प्रेजेंट में जो भी दुर्घटना हुई थी उसका लेना देना 18 साल पहले की किसी घटना से था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था इस एनीमे का फर्स्ट एपिसोड। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हर दिन एक एपिसोड इसका आता रहेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय और सायोनारा।